हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आयोटा में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए आपके फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की फर्स्ट यूनिट का फोर्थ क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1.4। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट तक दोस्तों ये वीडियो शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें और जो भी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट के वो निकल के आएँ, जिससे कि इस फील्ड में आगे और नोट्स या काम किया जा सके। तो ये दोस्तों आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन है प्रिवेंशन एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल, व्यापक दर एवं विस्तार दर। दोस्तों, व्यापक दर और विस्तार दर के बारे में आपको इस क्वेश्चन में अंदर बताना है। तो आपको क्वेश्चन बहुत ही हिसाब से लिखना है, ऐसा नहीं कि आप एक ही पैराग्राफ ऊपर से नीचे तक लिखते जा रहे, नहीं। आपको छोटे छोटे कॉलम, छोटे छोटे हेडिंग्स, पॉइंट्स बना बना के उनका आंसर देना है। तो दोस्तों, व्यापक दर के बारे में पहले समझते हैं। व्यापक दर, इसमें मामलों की कुल संख्या का अध्ययन होता है। व्यापकता शब्द का अर्थ नए और पुराने सभी प्रकार के वर्तमान मामलों से है, जो एक दिए गए आबादी के निश्चित समय में मिलते हैं। यानी कि व्यापक दर का जो अर्थ है, मान लीजिए हम विकलांगता की व्यापक दर निकालते हैं, तो व्यापक दर निकालने का जो तरीके से हम फॉर्मूला समझ सकते हैं, वो नॉर्मल लैंग्वेज में या इजी लैंग्वेज में यही है कि पहले के जितने भी आंकड़े हैं और अब के जितने भी आंकड़े हैं, उन दोनों को सम करो और टोटल जो आबादी है उसमें से उनको निकालो, तो होता है व्यापक दर। तो नीचे व्यापक दर का फॉर्मूला दे रखा है। किसी विशिष्ट बीमारी के जो किसी समय अवधि में मिले हों कि वर्तमान मामलों की संख्या बटे दी गई कुल आबादी गुणा 100, ये होगी दोस्तों आपकी व्यापक दर। ठीक है, हम नीचे के एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है, किसी क्षेत्र में 300 आबादी में एक बीमारी के 200 पुराने और 500 नए मामले एक वर्ष के अंदर मिलते हैं, तो इसकी व्यापक दर क्या होगी। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, पुराने जितने भी आंकड़े थे उनको, नए जितने आंकड़े निकले उनको, उन सबको जोड़ना है और जो कुल आबादी है उसके बदल उसका परसेंटेज है, उसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं पुराने मामले 200 प्लस नए मामले हैं 500, 200 प्लस 500 बटे में टोटल जो आपकी संख्या है वो है 30,000 इंटू में 100। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल मामले हो जाते हैं यहाँ पे 700 बटे 30,000, तो ये 2 जीरो आप यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे आता है इंटू 100, 7/3। ये 100 की 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगी, तो 7/3, तो ये होता है 2.33। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको व्यापक दर समझ में आई होगी। एक बार फिर इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि यदि अब किसी बीमारी के व्यापक दर निकालनी है, तो पहले की जनगणना या जब भी आंकड़े निकले हो, सारे आंकड़े पुराने वाले प्लस जो नए जो आंकड़े प्राप्त हैं वो सभी उनको जोड़ना है, टोटल आबादी में से उनका परसेंटेज निकालना है। या भी इसका फॉर्मूला है व्यापक दर का, ये आप नोट कर लें और आप एग्जाम्पल की मदद से मैंने यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश की थी। अब देखते हैं हम विस्तार दर। विस्तार दर, इससे तात्पर्य है कि विशिष्ट समय में एक समग्र जनसंख्या में जितने नए मामले आते हैं वह विस्तार दर है। अर्थात एक दिए गए आबादी की विशिष्ट समावधि में मिले नए मामलों की संख्या को विस्तार दर कहते हैं। ये निम्नांकित सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। दोस्तों, हमने देखी थी व्यापक दर। व्यापक दर में होता है पुराने व नए दोनों मामलों को जोड़कर टोटल में से उनकी परसेंटेज निकाल दी जाती है। लेकिन विस्तार दर होता है कितने मामले बड़े हैं, कितना उस चीज़ का विस्तार हुआ है। तो उसके लिए क्या है कि जो नए मामले आए हैं उनको ही लेते हैं, ओनली पुराने मामलों को नहीं लेते। नए जो आंकड़े हैं उनको लेना है और उसका टोटल जितनी भी जनसंख्या है उसमें से उसका परसेंटेज निकालते हैं। आगे आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं। विस्तार दर दी गई समय अवधि में किसी विशिष्ट मामले बीमारी के नए मामलों की संख्या बटे आबादी इंटू 1000। दोस्तों, ये प्रति 1000 में से निकाल जाता है। तो आपको नॉर्मली यहाँ पे लिख सकते हैं विस्तार दर इक्वल टू न्यू आंकड़े बटे में टोटल आबादी इंटू 1000। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसको भी एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पे समझ सकते हैं। किसी बीमारी के 500 नए मामले एक वर्ष के अंदर 30,000 की आबादी में मिलते हैं, तो इसका विस्तार दर क्या होगा। तो विस्तार दर होगा दोस्तों आपका 500
यानी कि नए मामले बटे टोटल 30,000 इंटू 1,000। यहाँ पे 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। 3 को जब आप 50 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16.66। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। विस्तार दर के अंतिम प्रदर्शन के समय अवश्य सम्मिलित करें। यदि आप 16.7 प्रति हज़ार लिखते हैं तो यह अशुद्ध होगा। सही प्रदर्शन 16.7 प्रति हज़ार प्रति वर्ष होगा। तो दोस्तों इसकी जो डिजिट होती है, डिजिट जो आपकी है वह है प्रति हज़ार प्रति वर्ष। दोस्तों आगे हम बात करते हैं व्यापक दर और विस्तार दर को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो इसका पहला कारक है आपका आयु। समग्र जनसंख्या में कुछ प्रकार की विकलांगता व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करती है। जैसे विद्यालय जाने की उम्र में अधिगम अक्षमता व मंद बुद्धिता की पहचान होती है। इसकी पहचान साधारणतः शैशवावस्था में नहीं होती, विद्यालय स्तर पर। तब पूर्व किशोरावस्था में जब बच्चा विद्यालय स्तर की जरूरतों को पूरा नहीं करता, शैक्षणिक कार्यों को नहीं कर पाता, तब इसका पता चलता है। यानी दोस्तों व्यापक दर और विस्तार दर को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक है आयु। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है या शैशवावस्था में होता है तब हम उनकी कार्य नहीं समझ पाते कि उनमें कौन सी क्षमता है। लेकिन जब स्कूल जाने लगता है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आता है, किशोरावस्था में आता है, तो हम देखते हैं कि बाकी बच्चों की तुलना में वो अपने जो दायित्व हैं स्कूल को लेकर के, जो उनके वर्क हैं, होमवर्क्स हैं, याद करने की क्षमता है, एग्ज़ाम्स हैं, टेस्ट हैं, उनमें बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता। तब वहाँ पर पता चलता है कि इस बच्चे में कोई अक्षमता है या विकलांगता है, मानसिक रूप से वो उन चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाता। तो इसका आयु का इस पर प्रभाव पड़ता है। अगला जो फैक्ट है वो है दोस्तों लिंग। व्यापक दर एवं विस्तार दर को कुछ विकलांगता लिंग भी प्रभावित करते हैं। जैसे ऑटिज्म ज़्यादातर लड़कों में पाया जाता है और मांसपेशी क्षरण लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ज़्यादा पाई जाती है। हेमीप्लीजिया भी लड़कों में पाई जाती है। दोस्तों दूसरा फैक्ट है लिंग, यानी कि लड़कियों की तुलना में लड़कों में विकलांगता का खतरा ज़्यादा रहता है। जैसे यहाँ पे कुछ विकलांगता के बारे में बताया। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD जो है वो ज़्यादातर लड़कों में पाया जाता है लड़कियों की तुलना में। मांसपेशी क्षरण भी लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है। हेमीप्लीजिया पोलियो भी लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है। तीसरा जो फैक्टर है दोस्तों आपका है सामाजिक स्तर। विकलांग जनसंख्या को प्रभावित करने वाले चरणों में सामाजिक स्तर भी महत्वपूर्ण होता है। मंदबुद्धि, अधिगम क्षमता तथा श्रवण अक्षमता अधिकांशतः निम्न सामाजिक स्तर के वर्गों में इसलिए प्रभाव पड़ता है कि वहाँ कुपोषण, सफाई की कमी, भीड़ में रहना, गर्भावस्था में ध्यान न देना इत्यादि कारण उपस्थित होते हैं। यानी दोस्तों इसको प्रभावित आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है वो भी प्रभावित करता है। जो कच्ची बस्तियाँ होती हैं, यहाँ पे लेडीज पुरुष मिल्स में काम करते हैं, ईंट भट्टों पर काम करते हैं, वहाँ पे नशे का ज़्यादा प्रभाव रहता है, एनवायरनमेंट गंदा होता है, पॉल्यूशन होता है, वहाँ पर सफाई की कमी रहती है, भीड़ भाड़ है, वहाँ पर इन चीज़ों का डिसेबल्ड बच्चों का होने का खतरा ज़्यादा रहता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो फैक्ट है वो है चौथा धार्मिक कारक। व्यापक एवं विस्तार दर को प्रभावित करने वाले कारकों में कुछ धार्मिक कारक का भी स्थान है। जैसे मुस्लिम समुदाय में विकलांगता अन्य की अपेक्षा अधिक होती है। इसका कारण रक्त संबंध में शादी, अधिक बच्चे होना, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करना इत्यादि है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। ये था आपकी व्यापक दर और विस्तार दर का वर्णन। तो ये आपका क्वेश्चन था 1.4। दोस्तों यदि आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या जो भी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों अपने फ्रेंड, अपने क्लासमेट, अपने जो बैचमेट्स हैं कॉलेज में, उन तक वीडियो शेयर करें, जिससे कि और भी जो भी स्पेशल एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम है वो सामने आ सकें और उनका सॉल्यूशन आगे हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।